बात है 22 अप्रैल की। मंगलवार का दिन था। दोपहर के ठीक 2:45 हुए थे। देश के अलग अलग कोनों से आए हुए 40 से ज्यादा लोग एक ई ग्रुप के साथ कश्मीर की वादियों में घूमने आए थे। जगह थी पहलगाम की बेसरन घाटी। नीला आसमान, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली। माहौल एकदम शांत और सुकून भरा था। कुछ टूरिस्ट खुले मैदान में मस्ती कर रहे थे तो कुछ स्थानीय दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठकर नजारे ले रहे थे। लेकिन तभी उस शांति को चीरती हुई एक डरावनी आहट आई। जंगल की ओर से कुछ लोग आते दिखे, सेना की वर्दी पहने हुए, चेहरों पर नकाब। पहले तो लगा शायद आर्मी की कोई पेट्रोलिंग पार्टी हो, लेकिन कुछ ही पल में सच्चाई सामने आ गई। वो आतंकी थे। तुम्हारा नाम क्या है? आईडी दिखाओ। कलमा सुनाओ। इस तरह के सवालों के साथ उन्होंने एक एक कर लोगों से पहचान पूछनी शुरू की। कुछ को कलमा पढ़ने को कहा गया और कुछ की पैंट उतरवाकर उनकी पहचान की गई। जो मुसलमान नहीं थे उन्हें वहीं खड़ा करके गोली मार दी गई। पूरा इलाका गोलियों की आवाजों से गूंज उठा। करीब 10 मिनट तक गोलियों की बौछार होती रही। चीखें, अफरा तफरी और लोगों की जान बचाने की बेकरार कोशिशें, सब कुछ एक भयानक मंजर में बदल गया। शुरू में बस एक मौत की खबर आई, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, रात गहराती गई, वैसे वैसे हकीकत और डर दोनों अपना असली रूप दिखाने लगे। रात 11 बजते बजते मौत का आंकड़ा 27 तक पहुंच गया। एक दुकानदार कांपती आवाज में बस इतना कह पाया, हम समझ ही नहीं पाए कि यह सब इतना जल्दी कैसे हो गया। कुछ भी कर पाने से पहले सब खत्म हो चुका था। कहते हैं ना, जब दर्द अपनी हदें पार कर जाता है तो दिल भी सुन्न पड़ जाता है। न आंसू बहते हैं, न आवाज निकलती है। इंसान पत्थर बन जाता है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने फिर से हमें याद दिला दिया कि डर, नफरत और हिंसा की कोई जात, मजहब या सीमा नहीं होती। हम सबका फर्ज है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं, इंसानियत के साथ खड़े रहें और सबसे जरूरी शांति और एकता बनाए रखें। एक तस्वीर जो दिल दहला देती है, एक औरत जमीन पर बैठी अपने किसी अपने की लाश से लिपटी हुई। ये फोटो उस दर्द की एक जीती जागती मिसाल है जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मारे गए ज्यादातर लोग पुरुष थे और हैरानी की बात यह है कि जब हमला शुरू हुआ तब वहां मौजूद टूरिस्टों को यह समझ ही नहीं आया कि असल में हो क्या रहा है। वजह, हमलावरों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी, चेहरे मास्क से ढके हुए थे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई कुछ समझ पाता उससे पहले सब कुछ बदल चुका था। महाराष्ट्र के पुणे से आई आशा नाम की महिला, जो अपने परिवार के साथ पहलगाम की वादियों में घूमने आई थी, उन्होंने मीडिया को रोते हुए बताया, हम समझ ही नहीं पाए कि यह आर्मी है या कोई और। जब उन्होंने सिर्फ मर्दों को उठाना शुरू किया तब शक हुआ। फिर उन्होंने जबरन कलमा पढ़वाना शुरू किया। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। मेरे सामने ही मेरे पापा को 3 गोलियां मारी गईं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह हमला महज एक इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या कश्मीर में हुआ यह कत्लेआम किसी बड़े मकसद का हिस्सा था? चलिए आपको 2 थ्योरी के जरिए यह समझाते हैं। और हां, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आतंकियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना। सबसे पहली बात, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति इस वक्त भारत दौरे पर हैं और इसी दौरान यह हमला होता है। क्या यह महज एक टाइमिंग मैच है या किसी को मैसेज देने की कोशिश? दूसरी थ्योरी और भी चौंकाने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे 20 मार्च 2000 को हुआ था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए थे और उसी दिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के छत्र सिंहपुरा गांव में आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले में 35 सिखों को बेरहमी से मार डाला गया था। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत कोई बड़ा ग्लोबल अटेंशन पा रहा होता है, कुछ ताकतें होती हैं जो उस शांति को तोड़ने की कोशिश करती हैं। कश्मीर में यह पहली बार हुआ कि आतंकियों ने सिखों को भी निशाना बनाया और यही बात इस हमले को और भी खतरनाक बना देती है। अब जरा सोचिए, अमेरिका की उपराष्ट्रपति जब भारत के दौरे पर हों तो उनके लिए पूरी सिक्योरिटी मशीनरी
एक्टिवेट होती है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत पहुंच चुके थे। अमेरिकी एजेंसियों ने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ ग्राउंड पर डेरा डाल दिया था। इंटेलिजेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर था। फिर भी कश्मीर में आतंकियों ने हमला कर दिया। अब यह महज एक हमला नहीं था, यह एक बहुत बड़ा मैसेज था। एक ऐसा मैसेज जो आतंकियों ने सीधे अमेरिका और दुनिया को दिया, हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। और इस मैसेज का मतलब था भारत की सुरक्षा व्यवस्था को इंटरनेशनल लेवल पर कमजोर दिखाना, ताकि अमेरिका की नजरों में भारत की छवि पर सवाल उठ सके। अब दूसरी थ्योरी की बात करें तो उसके तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे से जुड़े हैं। 22 अप्रैल को पीएम मोदी सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुंचे। ये 2 दिन का दौरा पहले से तय था, जिसमें वे क्राउन प्रिंस से मुलाकात करने वाले थे। उम्मीद थी कि योगा, मीडिया, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स को लेकर कई बड़े एमओयू साइन होंगे। यानी ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक यात्रा नहीं थी, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। और यही बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही थी। नोबा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा ने साफ कहा कि पीएम मोदी का सऊदी दौरा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है। खबर तो यह भी है कि सऊदी अब पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा और अन्य नियमों को सख्त कर रहा है। और इसी समय भारत सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर की डील करने वाला है। तो ऐसे वक्त में आतंकियों ने 22 अप्रैल को चुनकर यह दिखाया कि कश्मीर का मुद्दा मरा नहीं है, हम यहां हैं और जब जरूरत पड़ी अपनी मौजूदगी दुनिया को याद दिला सकते हैं। यह सिर्फ भारत को नहीं, मिडिल ईस्ट के उन मुस्लिम देशों को भी सीधा मैसेज था जो अब भारत के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का साफ कहना है, इस हमले की टाइमिंग और तरीका देखो, सब कुछ बहुत सोचा समझा लगता है। और बात भी सच्ची है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट के अहम दौरे पर होते हैं, तभी कश्मीर में यह आतंकी हमला हो जाता है। कोई भी इसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं कह सकता। साफ दिखता है कि मकसद भारत को इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदा करना था। अब एक और अहम सवाल खड़ा होता है, आतंकियों ने हमले के लिए पहुंच की इतनी दूर वाली जगह पहलगाम ही क्यों चुनी? जवाब में छुपी है एक बड़ी प्लानिंग। इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलने वाली है और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। हर साल ये यात्रा सुरक्षा की दृष्टि से हाई अलर्ट पर रहती है और इस बार भी जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंस एजेंसियां चौकस थीं। लेकिन हमला हुआ, और वो भी वहीं जहां से यात्रा शुरू होती है, पहलगाम के बेस कैंप से। हम तो सिर्फ श्रद्धा से जा रहे थे बाबा के दर्शन को, हमें क्या पता था वहां मौत हमारा इंतजार कर रही होगी। श्रद्धालु की आंखों से गिरते आंसू भी बहुत कुछ कह जाते हैं। ये सीधा सीधा एक धमकी है, यात्रा पर भी खतरा है। और यही नहीं, इसके पीछे एक और कहानी जुड़ी है, भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज, तैयार हो गया है और अब कश्मीर को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। 25 जनवरी 2025 को कटरा से श्रीनगर रूट का ट्रायल भी सफल रहा। ट्रेन सुबह 8 बजे निकली और 11 बजे श्रीनगर पहुंच गई। 3 घंटे में 160 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 19 अप्रैल 2025 को करने वाले थे। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाने की योजना थी, लेकिन वो कार्यक्रम किन्हीं कारणों से टाल दिया गया। अब जरा सोचिए, जब ट्रेनें शुरू होंगी, टूरिज्म बढ़ेगा, कश्मीर का कारोबार फलेगा फूलेगा, तो किसे परेशानी होगी? वही लोग जो नहीं चाहते कि कश्मीर खुशहाल बने। दरअसल आतंकियों का एजेंडा अब सिर्फ खून खराबा नहीं, एक पूरी इकोनॉमिक चेन को तबाह करना है। टूरिज्म रुकेगा, बिजनेस ठप्प होगा, लोग बेरोजगार होंगे और फिर वही बेरोजगारी उन्हें आतंक की ओर धकेल देगी। यह एक साइक्लिक प्लान है जिसकी शुरुआत डर से होती है। अब एक और जरूरी बात, क्या पाकिस्तान की सेना के चीफ ने इस हमले की ओर इशारा कर दिया था पहले से ही? जनरल असीम मुनीर ने पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में एक बयान दिया था जिससे माहौल गर्मा गया। उन्होंने कहा था,
हमारे दिल गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं। कश्मीर हमारी गली की नस है और हम अपने कश्मीरी भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, एक सोच थी जो जड़ से भरी हुई थी। एक सिग्नल था जो अब शायद एक्शन में बदल गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का बयान एक चिलिंग रियलिटी की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा, जिस तरह से आतंकियों ने नाम पूछकर लोगों को मारा है, वो सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और नफरत भरी साजिश है। जरा सोचिए, कोई इंसान नाम सुनकर तय कर रहा है कि किसे जिंदा छोड़ना है और किसे मार देना है। यह इंसानियत पर सीधा हमला नहीं तो और क्या है। हमलावरों का मकसद साफ था, आतंक फैलाना, देश को तोड़ने की कोशिश करना और लोगों के दिलों में डर भर देना। मगर शायद वो नहीं जानते थे कि यह देश दर्द सहता जरूर है पर टूटता नहीं। जैसे ही ये खबर आई, देश की राजधानी से एक मजबूत आवाज उठी। गृह मंत्री अमित शाह ने किसी भी औपचारिकता का इंतजार नहीं किया। वो सीधा दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे। राजभवन में सेना, खुफिया एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ घंटों लंबी हाई लेवल मीटिंग चली। इस मीटिंग में सिर्फ रिएक्शन नहीं, एक्शन प्लान तैयार किया गया ताकि न सिर्फ इस हमले के पीछे बैठे लोगों को ढूंढा जाए बल्कि आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। एनआईए की टीम भी उसी दिन पहलगाम पहुंची जहां यह कायराना हमला हुआ था। अब हर एंगल से जांच हो रही है। तकनीकी साक्ष्य, चश्मदीद गवाह, फोन कॉल्स और संदिग्ध मूवमेंट्स, सब कुछ खंगाला जा रहा है। इस हमले के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और लखनऊ जैसे शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, अपनी यात्रा बीच में छोड़कर तुरंत भारत लौट आए। उन्होंने साफ कहा, जो लोग इस हमले के पीछे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। भारत का हर नागरिक सुरक्षित है और हम उसकी सुरक्षा के लिए हर हद तक जाएंगे। अब जरा उस संगठन की बात करते हैं जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी टीआरएफ। ये कोई नया नाम नहीं है। ये लश्कर ए तैयबा का ही एक प्रॉक्सी ग्रुप है जिसे पाकिस्तान में बैठा सज्जाद गुल ऑपरेट करता है। उसके साथ इस नेटवर्क में दो और नाम शामिल हैं, सलीम रहमानी और साजिद जट। टीआरएफ को 2019 में एक्टिव किया गया था और तभी से ये जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल्स के जरिए लगातार हमले करता आ रहा है। इसकी पूरी फंडिंग पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री से होती है। इनका एक ही मकसद है, भारत को अंदर से कमजोर करना और नफरत की आग फैलाना। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस हमले को बड़ी ही प्लानिंग और क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया। कुल 27 निर्दोष लोगों की जान गई है। इनमें से एक पर्यटक संयुक्त अरब अमीरात से था, एक नेपाल से, 2 स्थानीय कश्मीरी नागरिक और बाकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों से आए पर्यटक थे। ये लोग वहां सुकून के पल बिताने आए थे, लेकिन उनकी जिंदगी वहीं थम गई। इस घटना के बाद घाटी का हर कोना सन्नाटे में डूबा है और पूरे देश का दिल इन मासूम लोगों के लिए रो रहा है। कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं जब दर्द इतना गहरा होता है। उन 27 चेहरों की मुस्कान अब सिर्फ तस्वीरों में बची है। उनके सपने वहीं रुक गए जहां से हमारी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। हम सिर्फ इंसाफ की मांग नहीं कर रहे, हम यह भी कह रहे हैं कि अब और नहीं। इस देश की मिट्टी में शहीदों का लहू है और उनकी कुर्बानी को कोई भी आतंक की आंधियां धुंधला नहीं कर सकती। यह देश एकजुट है, मजबूत है और हमेशा रहेगा। हम डरे नहीं हैं, हम जागे हैं। हम इस पूरे मुद्दे पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर वीडियो जरूर लाएंगे जिसमें आपको हर जानकारी मिलेगी। कौन थे ये लोग, कैसे हुआ हमला, क्या हो रही है जांच और क्या हो सकता है इसका अगला कदम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पीड़ित परिवारों के लिए अपना संदेश जरूर छोड़ें। ये आपके शब्द शायद उनके घावों पर थोड़ा मरहम बन सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।